हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो आज मैं आया हूं अगस्त मंथ के जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके पार्ट 5 को लेकर। इससे पहले मैंने जून जुलाई मंथ का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड उन सारे को मैंने डिस्कस कर लिया है और इन सभी वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। इसके अलावा जो मॉर्निंग सेशन में जो करंट अफेयर एनालिसिस की सेशन सीरीज चल रही है उसका भी जून जुलाई अगस्त कंप्लीट हो चुके हैं और सितंबर मंथ भी कल कंप्लीट हो जाने वाली है। तो इस सारे वीडियोस का जो भी फर्स्ट मॉर्निंग और इवनिंग सेशन के जो वीडियोस है इन सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर राइट साइड जो आई आइकन है वहां से भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं वीडियो के लिंक्स पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। शुरू करने से पहले जैसा कि हमेशा हम एक मैप क्वेश्चन करते हैं चाहे वो मॉर्निंग सेशन हो या इवनिंग सेशन हो। तो आज का जो मैप क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंट्री वेयर वोटनाकुल नेशनल पार्क, ये एक आइलैंडिक टर्म है तो इसलिए मैं उतना ठीक से शायद प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज आप लोग भी गूगल में एक बार देख लीजिएगा। ये जो वोटनाकुल नेशनल पार्क है विच वाज रिसेंटली एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ये नेशनल पार्क को हाल ही में किया गया। तो जैसा मैं बता दिया आइलैंडिक ये टर्म है तो आप अंदाजा लगा ही पाएंगे कि ये आइलैंड में मतलब ये पार्क कहाँ पे है, आइलैंड में है। तो आप देख पा रहे हैं मैप में कितना बड़ा एरिया है लेके कवर किया हुआ है ये आइलैंड। ठीक है, तो ये पार्क न्यूज में क्यों बना चलिए जानते हैं। तो रिसेंटली किया हुआ कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड कर लिया है और ये कहा जा रहा है कि ये यूरोप का मतलब सबसे बड़ा ग्लेशियर मतलब एरिया में इस तरह का लार्जेस्ट आइस कैप इन यूरोप ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, और ये जो कहाँ पे सिचुएटेड है तो साउथ आइसलैंड, ये आइसलैंड है तो आइसलैंड का ये सदर्न पार्ट है वहां पे है। और इसे ऑफिशियली जो फॉर्म किया गया था 2008 में बाय ज्वाइनिंग ये दो नेशनल पार्क है उनको ज्वाइन करके एक ये वतनाकुल जो नेशनल पार्क है ये बना दिया गया। ठीक है, इसे माना जाता है कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क यूरोप में जो कि 12,000 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। मैंने बोला ना काफी एरिया ये कवर कर रहा है, तो 12,000 स्क्वायर किलोमीटर ये कवर करता है। ठीक है, तो ये आइलैंड है और इसका जो कैपिटल है ये इस साइड में देख पा रहे हैं आप, रीकविक है। हाँ, ये आइलैंडिक टर्म जितने भी होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपसे आप इसके बारे में अच्छे से अगर प्रोनाउंसिएशन इसका जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ गूगल कर लें। ठीक है, इस मैप को हम और भी अच्छे से अगर आइलैंड को आसपास के जगह से कंपेयर करते हुए देखेंगे तो ये हुआ आइलैंड जहाँ पे ये पार्क है आप देख पा रहे हैं। इसके लेफ्ट साइड में जो है ये ग्रीनलैंड है। ठीक है, ये उसके अलावा इस तरफ आपको कनाडा का एरिया पड़ जाएगा जहाँ पे हडसन बे, उसके लैब्राडोर सी, उसके अलावा इस साइड हो गया नॉर्वेयन सी, यहाँ पे नॉर्वे हो गया क्योंकि नॉर्वे स्वीडन, यहाँ बाल्टिक सी है, नॉर्थ सी है, यहाँ यूनाइटेड किंगडम है, हाल ही में हमने इसका भी मैप पॉइंटिंग किया था। ठीक है, इधर हो गया बैफिन बे, इधर नॉर्थ वेस्टर्न पैसेजेस हैं। तो ये सारे चीज आप थोड़ा आसपास के जो भी है उसे देखते रहिएगा ताकि जितना ज्यादा आप देखोगे उतना ज्यादा आप याद रख पाओगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो प्लीज हमारे फ्रेंड्स अपने पेन और पेपर लेके बैठ जाएं और जो भी क्वेश्चन हो वीडियो को पॉज करें, उसके बाद आंसर देखें, उसके बाद फिर हमारे साथ ही आप आंसर और एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ई कॉमर्स सेक्टर इन इंडिया। ई कॉमर्स सेक्टर जो भी है ना इंडिया में उससे रिलेटेड तीन स्टेटमेंट दिया गया है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है मार्केट प्लेस मॉडल इज वेयर गुड्स सोल्ड ऑन द पोर्टल इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द ई कॉमर्स कंपनी। तो मार्केट प्लेस मॉडल है वो क्या है, गुड सोल्ड होता है पोर्टल में ही। क्या ये सही बात है? चलिए देखते हैं। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, ये एक और इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल है, इज वेयर द ई कॉमर्स फर्म सिंपली एक्ट एज ए प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स बायर्स एंड सेलर्स। तो ये क्या ये काम करता है, सिंपली एक्ट एज अ बायर्स और सेलर करता है, आपको पता होना चाहिए, तब उसी के हिसाब से आप करा पाओगे। एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इज अलाउड इन ई कॉमर्स कंपनीज इन मार्केट प्लेस मॉडल, यानी ये जो ऊपर वाला मॉडल है इसमें ई मतलब एफडीआई अलाउ है या नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, बढ़ते हम आंसर की तरफ। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी सिर्फ स्टेटमेंट 3 सही है, स्टेटमेंट 1 और 2 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये मार्केट प्लेस मॉडल का चीज यहाँ दे दिया है और इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल का चीज यहाँ दे दिया है। मतलब मार्केट प्लेस मॉडल में क्या होता है, वो सिंपली एज अ एक प्लेटफॉर्म की तरह रिएक्ट करता है जहाँ पे सेलर और बायर को वो इंटरकनेक्ट करते हैं। ठीक है,
जैसे अमेजन वगैरह ये हो गया ना, अमेजन फ्लिपकार्ट, ये क्या करते हैं, ये एक मार्केट प्लेस मॉडल है जहाँ पे सेलर और बायर दोनों इंटरेक्ट होते हैं। हाँ, जिनको खरीदना होता है वो यहाँ से खरीदते हैं, जो बायर होते हैं, मतलब जो सेलर होते हैं, उनको अपना जो सामान वहाँ पे सेल करना है वो वहाँ पे डिटेल्स दे देते हैं, और बायर को जो खरीदना है तो वो वहाँ से ले लेते हैं। तो ये हो गया मार्केट प्लेस मॉडल। और इसी मॉडल में एफडीआई अलाउड है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर इस बिजनेस से रिलेटेड अगर आप कुछ बिजनेस खोलना चाहते हैं मार्केट प्लेस मॉडल टाइप का, तो आपको अलाउ करा जाएगा। बट जो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल होता है ना, वो होता है एक पोर्टल होता है जो कि मतलब क्या करेगा, ओन्ड और कंट्रोल बाय द ई कॉमर्स कंपनी। इस कंपनी के द्वारा ही पूरा का पूरा, मतलब एक कंपनी है, मान लीजिए एक्स वाई जेड कंपनी है, उसमें बहुत सारे फूड पार्टिकल फूड्स वहाँ पे अवेलेबल है। हाँ? तो अब वो फूड पार्टिकल क्या करते हैं, वो जिनको भी खरीदना होता है वो डायरेक्टली उस कंपनी के वेबसाइट में जाएंगे, और जो भी परचेज करेंगे वो फिर उनको डायरेक्टली सेल कर देंगे। तो इस तरह ये हो गया इन्वेंट्री, वो पूरा इन्वेंट कर, मतलब अपना एक इन्वेंट्री बना के रखे हुए हैं पूरा स्टॉक। स्टॉक के हिसाब से अब जिनको इसको जैसा चाहिए वो जाके वहां से खरीदते हैं, तो वो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल है। तो इस तरह वाले में ना, तो ये तो एक वन एंड वन डील ही हो रहा है। तो ये ऐसे डील में क्या हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना वो यहाँ अलाउ नहीं है, इन्वेंट्री बेस में अलाउ नहीं है, बट मार्केट प्लेस मॉडल में अलाउ है। और ये दोनों ही मॉडल है ई कॉमर्स कंपनीज के। ये दो तरीका है जिस तरह से ई कॉमर्स कंपनी काम करती है, तो उसी का ये दोनों तरीका मैंने आपको बताया। और ये थर्ड स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि एफडीआई सिर्फ मार्केट प्लेस मॉडल में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, एफएसएलआरसी। ठीक है, ये एफएसएलआरसी से हम रिलेटेड तीन स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि एफएसएलआरसी जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि सेटअप किया जाता है पार्लियामेंट से। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी और पार्लियामेंट हो गया यहाँ का कीवर्ड। से दूसरा स्टेटमेंट है कमीशन इज चेयर्ड बाय जस्टिस बी एन श्रीकृष्ण। ठीक है, तो बी एन श्रीकृष्ण हो गया सेकंड स्टेटमेंट का कीवर्ड। तीसरा स्टेटमेंट है द कमीशन वुड स्ट्रीमलाइन रेगुलेटरी आर्किटेक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो ये क्या रेगुलेटरी आर्किटेक्चर फाइनेंशियल मार्केट का बना करता है। चलिए देखते हैं करेक्ट स्टूडेंट हमें पूछा जा रहा है, आंसर क्या है, हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। हाँ, ये जस्टिस बी एन श्री कृष्णा जी के ही मतलब चेयरमैन इसमें चेयर करते हुए ये बनाया गया है। उसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट भी देखा, बट ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, बट ये मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, और ये पार्लियामेंट के द्वारा है क्योंकि नहीं पास किया गया। अगर कोई ये क्या है, एक तरह से आप बोलते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के टाइप में ये कमीशन को बना दिया गया है, इस एफएसएलआरसी को। क्यों, अगर ये स्टैट्यूटरी तब मिलता है जब किसी चीज को एक बिल पार्लियामेंट में लाया जाए, उसके बाद उसको पास करा के उसको एज अ एक्ट बना दिया गया है, उस एक्ट के तहत जो भी बॉडी बनेगा वो स्टैट्यूटरी बॉडी होगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए ये पार्लियामेंट के द्वारा पास नहीं गया है। एक मिनिस्ट्री है जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा एज अ एग्जीक्यूटिव मतलब एक ऑर्डर के तौर पे एक बॉडी बना दिया गया है एफएसएलआरसी, जिसका काम होगा फाइनेंशियल मार्केट का आर्किटेक्चर का रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, जिनके चेयरमैन जस्टिस बी एन श्री कृष्णा को रखा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोजेक्ट सशक्त, जिसे रिसेंटली न्यूज में देखा गया है, तो ये चार स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये किससे रिलेटेड है। तो ये चारों स्टेटमेंट जो भी दिया हुआ है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ये हमें बताना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ये रिलेटेड है जो प्रोजेक्ट सशक्त, रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट विद पब्लिक सेक्टर बैंक। इस ये सशक्त प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमने अपने एनालिसिस वाले सेक्शन में भी अच्छे से, सीरीज में भी अच्छे से डिस्कस किया था। तो इसका काम एक्चुअली में होता है ताकि जितने भी वन और मोर वाइडली हेल्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी फॉर लोन्स एवर, मतलब 500 करोड़ से ज्यादा अगर यदि है, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को किस तरह से हेल्ड किया जाएगा, किस तरह से संभाला जाएगा, उस तरह का ये सशक्त, मतलब अच्छे से अगर सशक्त रूल्स रखेंगे तभी तो जाके इतना एनपीए जो भी है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये सब रिड्यूस कर सकेंगे। तो इसलिए जो भी 500 करोड़ से ऊपर वाले लोन है उनके लिए सशक्ति से, मतलब एकदम अच्छे से दिखाया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत। तो आप इससे सशक्त से रिलेटेड या इससे आप मतलब क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि ये इस टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, और ये कहाँ आरबीआई के द्वारा ही लाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स है ना, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, चलिए उससे रिलेटेड तीन स्टेटमेंट दिया गया है और हमें यहाँ इनकरेक्ट पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इस क्वेश्चन का। तो पहला स्टेटमेंट में दे रहा है कि प्रीपेड जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है आर दोज विच फैसिलिटेट परचेज ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड ऑन सच इंस्ट्रूमेंट। तो इसका क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि फैसिलिटेट करेगा परचेज ऑफ बोथ। ये बोथ जो दे दिया, ये यहाँ पे एक कीवर्ड है, गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड ऑन सच इंस्ट्रूमेंट।
ठीक है। उसके अलावा इंटरपर्सनल रेमिटेंस ट्रांजैक्शन इज नॉट पॉसिबल, तो ये नॉट पॉसिबल जो यहाँ दिया है ये यहाँ का कीवर्ड हो गया, क्योंकि नॉट इस तरह का, नॉट अलोन, इवन, लोनली, अलोन, उसके बाद फिर ओनली, तो ये सब सारी चीज जो है ये यूपीएससी का बेस्ट कीवर्ड है, मतलब बेस्ट कीवर्ड है जो कि वो अक्सर यूज किया करते हैं किसी, मतलब मैक्सिमम 80% क्वेश्चन में आपको ऐसा कीवर्ड मिल ही जाएगा, ये देख लीजिए आप किसी भी मॉडल पेपर में। तीसरा स्टेटमेंट है दिस पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आर लाइसेंस एंड रेगुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये रेगुलेट और लाइसेंस किया जा रहा है। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर। तो ऑप्शन सी हो गया सही, मतलब ऑप्शन सी यानी 2 और 3 जो है वो गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना था, इसलिए आंसर हो गया सी। क्यों? क्योंकि ये नॉट पॉसिबल वाला चीज गलत है, ये पॉसिबल है। इंटरपर्सनल रेमिटेंस मतलब अगर आप ये एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ये जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो भी जिस तरह का, वो क्या कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के बीच में भी अपना रेमिटेंस जो भी है ना पैसा, वो ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में यहाँ पे अगर 100 रुपए है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी उस जैसे पेटीएम टू पेटीएम ट्रांसफर या फोन पे टू फोन पे ट्रांसफर आप करते हैं ना, तो उस तरह का ये पॉसिबल है, तो इंटर पर्सनल रेमिटेंस भी पॉसिबल है यहाँ पे। उसके अलावा इनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा नहीं किया जाता है, इनको किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट 2 और 3 गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो गया सही। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, तो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम क्या है, चलिए जानते हैं। तो हुआ ये कि इसके लिए 2 स्टेटमेंट दिया है और हमें बताना है करेक्ट। तो इस टॉपिक को भी हमने बहुत ही अच्छे से अपने एनालिसिस वाले सेशन में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो प्लीज़ जो हमारे फ्रेंड्स नहीं अभी इससे रिलेटेड जान रहे हैं, तो प्लीज़ या तो गूगल कर लीजिए, बट गूगल में आपको सेव मे बी ठीक से आपको एक जगह डेटा ना मिले, तो प्लीज़ आप लोग हमारे वो वीडियोस को देख लें, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको, एक अच्छे से मतलब एग्जाम्पल्स भी देखा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रहा है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है जो इज एन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन कन्फर्ड ऑन बीचेस, मरीनाज एंड सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स एंड दैट मीट क्राइटेरिया ऑफ क्लीननेस एंड एनवायरमेंटल प्रॉपर्टी। तो देखिए इतना बड़ा स्टेटमेंट, उसके ऊपर से ये कुछ इस ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऐसा स्टेटमेंट क्या होता है, हमेशा हमेशा ज्यादातर ये सही होता है। तो ये स्टेटमेंट को हम अभी आपको और अच्छे से उसको प्रूफ करके बताते हैं ये क्यों हमेशा सही होता है। दूसरा स्टेटमेंट जापान इज द ओनली, मैंने बोल दिया ना कीवर्ड, द ओनली कंट्री इन साउथ एंड साउथ ईस्टर्न एशिया टू हैव ब्लू फ्लैग बीचेस, ठीक है। तो ओनली दे दिया कीवर्ड, हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है बट आंसर की तरफ, तो ऑप्शन ए हो गया सही, यानी सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है जैसा मैंने बोला था आपको। पर स्टेटमेंट 2 जापान गलत, मैंने जापान तो है, इसके साथ ओनली वर्ड गलत है, क्योंकि ओनली नहीं है, जापान और साउथ कोरिया है, जो कि सिर्फ साउथ और साउथ ईस्टर्न एशिया कंट्रीज में एक मतलब ये दो ही कंट्री है जहाँ पे ब्लू फ्लैग बीचेस हैं, ठीक है। और ये देखिए इस तरह का जो स्टेटमेंट आ रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये क्या रहा है, एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में आपको बता रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि ये जब बीच से रिलेटेड आ रहा है, तो ये ब्लू फ्लैग, बट हाँ ये होना चाहिए आपको, ये ब्लू फ्लैग कहीं पे बीच नहीं मेंशन किया है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि बीच से रिलेटेड है। और नहीं अगर ये पता होगा तब तो आपको फिर ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ये कीवर्ड बन जाएगा, ये बीच, मरीनास और सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म, ये यहाँ का कीवर्ड बन जाएगा अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है तो, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉलीगोनम मोल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ, तो पॉलीगोनम मोल, ये मोल ये क्या तिल, वो तिल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये तिल का बात नहीं कर रहा है कि जैसा मोल हमारे शरीर में होता है। तो पॉलीगोनम मोल रिसेंटली न्यूज में देखा गया, वो क्या है, तो स्टेट बटरफ्लाई तमिलनाडु का, ड्रैगन ट्रीज है, या इन नॉटवीड नेटिव ऑफ द हिमालय, या न्यू वाइन स्नेक स्पीसीज। ये चारों के चारों मैं आपको बता दूं कि चारों ही पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स के न्यूज में बना हुआ था ये टॉपिक। तो अब ये पॉलीगोनम मोल किसके लिए सही बैठेगा, चलिए जानते हैं। तो ये जो ए नॉटवीड नेटिव ऑफ द हिमालयस, विच मतलब क्या, एक ये वीड होता है ना, वीड, जो वीड के जो पेड़ होते हैं ये हिमालयस में जो जिन प्रजाति मतलब जिन स्पीसीज के ये जो नॉटवीड है ना, ये हिमालयस के ही ज्यादातर पाए जाते थे। बट अचानक अभी क्या हुआ है कि नीलगिरी जो पहाड़ है तमिलनाडु में, उनके जो अपर स्लोप है ना, वहां पे ये पाया जा रहा है काफी ज्यादा मात्रा में। तो इसीलिए ये न्यूज में बन गया कि ये नॉटवीड जो है हिमालय के जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं फैमिली मेंबर्स है, वो अब नीलगिरीज में भी पाया जा रहा है, ठीक है। ये कौन से नीलगिरी के कौन कौन से माउंटेन में, जैसे दोडा बेटा जो कि हाईएस्ट माउंटेन कहा जाता है, मैंने है ये तमिलनाडु का। उसके अलावा कोडमपुमुड, अडरसोलाई, उसका केटी वैली, तो ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हाँ ये डोडा बेटा को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो बाकी ये अपर नीलगिरीज माउंटेन्स है ये, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जिसमें 3 स्टेटमेंट दिया है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है।
पहला स्टेटमेंट जैसे हुआ, पॉलिनेटर डिपेंडेंट स्पीसीज इंक्लूड फ्रूट, वेजिटेबल, सीड्स, नट्स एंड ऑयल क्रॉप्स। पॉलिनेटर जानते हैं ना, जो फ्लावर में जो ऐसे ऐसे निकले रहते हैं, तीन तीन ऐसे, तीन चार ऐसे करके जो निकले रहते हैं ना, वो पोलन ग्रेन्स हुआ, जो कि जो फ्लावर्स का जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है ना, उसमें ये काम आते हैं। तो ये क्या, पॉलिनेटर डिपेंडेंट जो स्पीसीज जो होता है वो क्या, ये फ्रूट वेजिटेबल मतलब ये फ्रूट्स, वेजिटेबल और सीड्स जो होते हैं ना, ये सब का प्रोडक्शन, ये सारे स्पीसीज जो पॉलिनेटर जो ट्रैवल करते हैं, क्या उस पर ये डिपेंड होता है? चलिए देखते हैं। ग्लोबली नियरली 90% ऑफ वाइल्ड फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज डिपेंड ऑन एनिमल पॉल्यूशन। मतलब पूरे वर्ल्ड में माना जा रहा है कि 90% जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो सिर्फ एनिमल के पॉलिनेशन पे डिपेंड होते हैं। मतलब वो यहाँ पे, अब कोई मान लीजिए हनी है, हनी बी है, वो आके इसके ऊपर बैठा, वो बैठा बैठा बैठा, तो इसमें क्या हो, ये जो पोलन ग्रेन्स है ना, वो चिपक जाता है। फिर इसके बाद जो कि फीमेल मतलब फ्लावर्स होगा ना, उसमें जाके वो बैठता है, वहां से भी वो अपना बस वहां से रस चूसने के लिए बैठते हैं। तो उसी में जो पोलन ग्रेन्स इससे चिपका होता है वो उसमें चला जाता है यहाँ पे। तो इसी के द्वारा ये एक तरह से रिप्रोडक्शन में मदद करता है। तो ये पोलन ट्रांसफर में करने में 90% पूरा जितना भी फ्लावरिंग होता है ना प्लांट्स में, वो इसी के वजह से होता है, एनिमल पॉलिनेशन की वजह से। क्या ये सही बात है, 90%? थर्ड स्टेटमेंट है, प्रोटेक्टिंग पॉलिनेटर्स विल बी इंपॉर्टेंट फॉर एड्रेसिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पॉलिनेटर का प्रोटेक्टिंग भी क्या एसडीजीज गोल में आ सकता है क्या? तो चलिए देखते हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन डी, यानी तीनों के ही तीनों स्टेटमेंट सही है। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया, तो वो सारे के सारे सही है। 90% पूरे ग्लोबली ये एनिमल पॉलिनेशन पे ही डिपेंड होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो कि तीन स्टेटमेंट दिया है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। तो क्या वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका है, वो भी झारखंड और बिहार जब मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट, ऐसा है क्या? चलिए देख लेते हैं। फिर माइका इज यूज्ड इन वेरियस सेक्टर इंक्लूडिंग बिल्डिंग्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये ऐसा होता है कि बिल्डिंग्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में माइका का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फिर माइका का और भी कॉस्मेटिक और पेंटिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट में हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं, आप भी आंसर अपना टिक कर लीजिए। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। हाँ, ये इंडिया सबसे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जिसमें झारखंड और बिहार सबसे ज़्यादा मायने में ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने में मदद करते हैं। और ये बिल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेंट, कॉस्मेटिक, ये सब में ये माइका का अच्छा खासा यूज़ होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। तो आईयूसीएन से रिलेटेड बहुत बार हमने डिस्कस किया है, फिर से एक और क्वेश्चन चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमें इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, जो कि इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। तो इनकरेक्ट हमें स्टेटमेंट खोजना है, चलिए देखते हैं क्या है। तो पहला दिया जा रहा है कि द आईयूसीएन रेड लिस्ट थ्रेटेंड स्पीसीज इज द वर्ल्ड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंटरी ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। तो ऐसा है क्या, सच बात है कि आईयूसीएन जो है थ्रेटेंड स्पीसीज का वर्ल्ड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंटरी, मतलब इस तरह का रिकॉर्ड ये करता है? चलिए देख लेते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, द रेट ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन एंड geographic रेंज आर कंसिडर्ड टू असेस द एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ अ गिवन स्पीसीज। मतलब जिस तरह से रेट ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन होता है किसी पर्टिकुलर एरिया का, तो वही रेट ऑफ मतलब एक्सटेंशन, कितना जल्दी वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उस जगह से, वो क्या डिफाइन करता है। तो ये आईसीएन का जो किस तरह से वो रेड लिस्ट और एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीसीज का कैटेगरी करते हैं, तो उनका एक डेफिनेशन है। तो उन डेफिनेशन है तो क्या होता है ज़्यादातर, तो सही ही माना जाता है। चलिए देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट। The latest update to the IUCN Red List of threatened species shows that more and more species assessed are being threatened with extinction. तो ये भी एक तरह से एक्सप्लेन ही कर रहा है। तो ऐसे चीज में आपको मैक्सिमम क्या मैंने बोला कि ये करेक्ट होता है, और यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो ये होगा डी, यानी देखिए तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट थे, ये कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे और आपको आईयूसीएन रेड लिस्ट के बारे में थोड़ा अगर पता है, थ्रेटेंड स्पीसीज के बारे में, तो आप इजीली आप बोल पाओगे कि ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। इसलिए ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से रिलेटेड भी हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया था। तो चलिए देखते हैं, तीन स्टेटमेंट दिया गया है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है, इट एम्स टू रैपिडली ट्रांसफॉर्म द डिस्ट्रिक्ट दैट हैव शोन रिलेटिवली लेसर प्रोग्रेस इन की सोशल एरियाज। तो ये क्या सच है, रैपिडली ट्रांसफॉर्म करता है? चलिए देख लेते हैं। फिर नीति आयोग का काम है स्टीयरिंग करना, मतलब इनिशिएटिव इन ऑल, जितने भी 112 आइडेंटिफाई किया गया है ना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, इन सभी को करना। तो ये ऐसा है क्या ऑल, ये जो 112 दिया है? चलिए देख लेते हैं।
डेल्टा रैंकिंग इज प्रोवाइडेड फॉर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फॉर मेजर्स द इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस मेड बाय द एरियाज ऑफ हेल्थ सेक्टर, न्यू एजुकेशन, ये सारे सेक्टर में। ठीक है, तो डेल्टा रैंकिंग दिया जा रहा है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को, ऐसा क्या सच बात है? चलिए देखते हैं आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 सही है। नीति आयोग 112 के 112 मतलब डिस्ट्रिक्ट्स को अभी नहीं कर रहा है स्टेयर, अभी टोटल फिलहाल करेगा 30 डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, जो कि स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा मतलब जो भी वेरियस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज जो भी होंगे ना, और जैसे 50 डिस्ट्रिक्ट बिसाइड द MHA, उनको ज़्यादातर वो स्टीयरिंग करेंगे। उसके अलावा 35 लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म एरिया है ना, अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, उनको भी ये, उन पे भी ज़्यादा ये ध्यान देंगे। तो 112 आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट है वो गलत है, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। बाकी स्टेटमेंट 1 और 3 तो इस डिस्ट्रिक्ट की जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोग्राम है, इसको डिफाइन कर रहा है कहीं ना कहीं। आप एक बार रीड करिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरह का रीड करने वाला, इस तरह का स्टेटमेंट जो इतना लंबा स्टेटमेंट है, ये सब ज्यादातर सही होता है। बस आपको कुछ कीवर्ड, क्योंकि आपको मिलेगा ही नहीं इतना बड़ा स्टेटमेंट में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वन धन विकास कार्यक्रम। इसके बारे में भी हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। चलिए देखते हैं, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट बोलना है। तो पहला स्टेटमेंट है, वन धन विकास कार्यक्रम इज एन इनिशिएटिव टारगेटिंग लाइवलीहुड जनरेशन फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन बाय हार्नेसिंग द वेल्थ ऑफ फॉरेस्ट। तो क्या यह सच बात है कि टारगेटिंग लाइवलीहुड जनरेशन ऑफ ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उससे रिलेटेड है क्या? चलिए देख लेते हैं क्या है ये। दूसरा स्टेटमेंट है कि द प्रोग्राम्स एम to tap into the traditional knowledge and skill sets of tribal people by adding technology and information technology। तो ये क्या एडिंग जो बोला है, ये क्या सच बात है क्या? एडिंग करेगा उनके ही जो ट्रेडिशनल नॉलेज में हमारा मतलब एडिशनल टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब उसमें ऐड किया जाएगा इस वन धन विकास कार्यक्रम के अंदर। चलिए देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन धन विकास कार्यक्रम इस थ्रू वन धन केंद्र। तो ये वन धन केंद्र के द्वारा ये किया जा रहा है क्या? चलिए देख लेते हैं। तीनों स्टेटमेंट हो गया, तीनों का हमने कीवर्ड भी देख लिया। बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन डी होगा सही, यानी सारे के सारे ही सही है। तो ये जितने भी मैंने डिस्कस किया अभी, ये सारे के सारे सही है। इसमें जो इम्पोर्टेंट एक चीज जो है, इम्प्लीमेंटेशन जो वन धन जो कार्यक्रम किया जाएगा वो वन धन केंद्र बनाया जाएगा। मतलब एरिया वन धन केंद्र, पर्टिकुलर जितने भी ट्राइबल एरिया या इस तरह फॉरेस्ट है ना, उसमें वन धन केंद्र बनाया जाएगा, ताकि हम स्किल टेस्टिंग और कैसे करके हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशनल नॉलेज से मतलब जोड़ के हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे, वो सब चीज ये वन धन केंद्र के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017। तो ये इससे रिलेटेड भी हमने अपने एनालिसिस वाले सेक्शन में अच्छे से किया था। तो 3 स्टेटमेंट फिर से दिया हुआ है और हमें करेक्ट बताना है। तो मैटरनिटी बेनिफिट इन इंडिया अप्लाइज टू ऑल शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट विद 10 और मोर वुमेन एम्प्लॉयज। जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा अगर वुमेन एम्प्लॉयड है, तो उन सारे शॉप्स और जितने भी हैं उनके लिए अप्लाई है। तो ये क्या सही बात है? ऑल शॉप्स और यहाँ पे 10 और मोर वुमेन, ये हो गया यहाँ का कीवर्ड। दूसरा स्टेटमेंट है, इट एक्सटेंडेड द पीरियड ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट फ्रॉम 12 वीक्स टू 26 वीक्स फॉर कमिशनिंग मदर्स। मतलब जो एक्सटेंड कर रहा है पीरियड 12 से 26 वीक के लिए जो कमिशनिंग मदर है। कमिशनिंग मदर मतलब हुआ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो बच्चे जो, वो माँ जो खुद से अपने जन्म नहीं दे रहे हैं, वो कमिशनिंग मदर है। मतलब उनके एग को दूसरे में फर्टिलाइज किया जा रहा है, दूसरे किसी लेडी के, वुमेन के एम्ब्रियो में उसे, मतलब वहाँ उनके गर्भ मतलब बच्चेदानी में अच्छी तरीके से फर्टिलाइज करके उनके बच्चे को वहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, तो उनके लिए भी कमिशनिंग मदर्स के लिए भी 12 से 26 मतलब बढ़ा दिया गया है, ऐसा इस मैटरनिटी बेनिफिट में दिया हुआ है क्या? तो चलिए देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट, इट इज मैंडेटरी। ये मैंडेटरी कर दिया फॉर एम्प्लॉयज टू एडुकेट वुमेन अबाउट द मैटरनिटी बेनिफिट्स अवेलेबल टू देम एट द टाइम ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो इस तरह का जो भी एम्प्लॉयर्स है उनको एडुकेट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। जितने भी एम्प्लॉयमेंट है उनके, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि जो भी वुमेन है आएंगे, अपॉइंट करेंगे जिसको को जॉब देने से पहले, तब इस तरह का मैटरनिटी से रिलेटेड उनका काम होगा कि कैसे करके उनको समझाए सब कुछ। ठीक है, बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन ये हो गया बी सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, पर स्टेटमेंट 2 गलत है। कमिशनिंग मदर्स हुआ मतलब ये ए वुमेन है,
तो ये बच्चे खुद से पैदा नहीं अगर कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे, ये बी एक दूसरी वुमन है उनको अपना एग देगी, ताकि वो अच्छी तरह से 9 महीना रख के मतलब अपने पेट में उसे बड़ा करें। उसके बाद 9 महीने के बाद जब वो बच्चे पैदा कर लेंगे तब वो वापस बेबी को दे देंगे यहाँ। तो ये जो पहला जो 9 महीना हुआ है वो तो ये अपने पेट में रख ही नहीं रही है, बस ये अपने एग को यहाँ दे रही है। तो इस वजह से तो ये इनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो ये 12 वीक से 26 वीक क्यों किया जाएगा, इनको नहीं किया जाएगा। इनको जो 12 वीक का था छुट्टी वही दिया जाएगा, वो भी जब बच्चा पैदा होने के बाद, जब इनके द्वारा बच्चा पैदा कर लिया जाएगा और ये जब इनको ट्रांसफर कर देंगे कि ये लीजिए आपका बच्चा, तब जाके ये इनको छुट्टी दिया जाएगा 12 वीक का। ठीक है, बाकी जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों के दोनों ही सही है, क्योंकि वो 10 और 10 से ज्यादा वाला जो और ये अप्लाइज टू ऑल शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट, ये दोनों सही बात है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, सीसीटीएनएस। ये भी काफी न्यूज में बना था। जो देखते हैं, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो CCTNS is a mission mode project under the National E-Governance Plan। तो ये क्या अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर है, चलिए देखते हैं। CCTNS aims at creating a comprehensive and integrated system for enhancing the efficiency and effective policing at all level। तो policing at all level में ये किया जाएगा क्या? तो चलिए, ये हो गया कीवर्ड यहाँ का। अगले बढ़ते हैं अगला स्टेटमेंट पे। It also provide public services like registration of online complaints, asserting the status of case registered at the police station। तो ये क्या ऑनलाइन कंप्लेंट्स वगैरह ये सब भी लेने वाला है क्या? ठीक है, चलिए देखते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तीनों स्टेटमेंट को हमने पढ़ लिया है, बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे एक भी नहीं है, सारे के सारे ही करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो जो भी मैंने कीवर्ड बोला था इसका मतलब ये नहीं कि वो कीवर्ड है यानी वो गलत होने का चांसेस है उस स्टेटमेंट का। वो कीवर्ड का मतलब हुआ कि वो कीवर्ड के वजह से ही वो स्टेटमेंट या तो सही होगा या तो गलत होगा। तो इसीलिए ये जो मिशन मोड प्रोजेक्ट है अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, जो हमने कीवर्ड रखा था, ये सही बात है। इस और कोई भी इस स्टेटमेंट में गलत होने का चांसेस नहीं है, सिर्फ यही ट्विस्ट किया जा सकता है। क्योंकि सीसीटीएनएस से टॉपिक चल रहा है, तो ये मिशन मोड प्रोजेक्ट ये सब तो कुछ होगा नहीं। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है जो यहाँ के लिए मेन जरूरी है, जो कि इसका कीवर्ड बना है। ठीक है, और इसके अलावा जो ये जो प्रोजेक्ट होगा ये क्या करेगा, लगभग 15,000 पुलिस स्टेशन को इंटीग्रेट करेगा और 5,000 ऑफिसर्स ऑफ सुपरवाइजरी मतलब सुपरवाइजरी पुलिस ऑफिसर, उन सबको इंटीग्रेट करेगा डिजिटल डेटा से। और एफआईआर रजिस्ट्रेशन, इन्वेस्टिगेशन, फिर चार्जशीट, जितने भी पुलिस स्टेशन में जब भी लिया जाएगा, तो ये एक तरह का बहुत ही अच्छा नेटवर्क बनाया जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976। तो इसे ये न्यूज में इसलिए बन गया था क्योंकि अभी मतलब ये जो बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड काफी सारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उससे रिलेटेड सबको फटकार लगाया गया कि क्या चल रहा है पूरे ऑल ओवर द, मतलब जो भी उनके मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन के मेंबर, उनको ये लगाया है कि क्या चल रहा है। इस तरह का अभी कुछ भी स्ट्रिक्ट तरीके सही तरीके से नहीं लिया जा रहा है लेबर रिफॉर्म्स के तहत। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट है, देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है, द एक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट UTs and provide for an institutional mechanism at the district level in the form of vigilance committees। तो क्या विजिलेंस कमेटी के तौर पे ये क्या जितना भी फॉर एन इंस्टीट्यूशन मतलब एट डिस्ट्रिक्ट लेवल में इस तरह का किया जा रहा है क्या? तो ये हो गया कीवर्ड इस पहला स्टेटमेंट का। दूसरा स्टेटमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड अ रिवैम्प्ड सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर्स अंडर विच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू रिलीज बॉन्डेड लेबर्स। ठीक है, तो इस तरह का क्या ये जो क्या रिलीज करने का काम बॉन्डेड लेबरर्स का किया जाएगा और रिवैम्प किया जाएगा। तो एक देखिए, ये स्टेटमेंट भले ही मैंने कीवर्ड आपको बता दिया, बट ये स्टेटमेंट आपको पढ़ के ही लग रहा हो कि ये सही लग रहा है। ठीक है, फिर भी और आंसर के बाद आपको मैं अच्छे से और समझा दूंगा क्यों लग रहा है सही। तीसरा स्टेटमेंट है, द बॉन्डेड लेबर सिस्टम हैज बीन एबोलिश्ड बाय द लॉ थ्रू आउट द कंट्री। तो क्या ये एबोलिश कर दिया गया है बॉन्डेड लेबर? चलिए देखते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है हमें। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी ये सही बात है, हाँ एबोलिश कर दिया गया है। और बाकी दोनों स्टेटमेंट तो मैंने बोला कि ये एक तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, इतना बड़ा एक तो स्टेटमेंट हो गया, पर ये जो एबोलिश वाला टर्म है वो भी हमारे कंट्री से बॉन्डेड लेबर को पूरी तरह से एबोलिश कर दिया गया है। ठीक है, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। और ये जो आया था ये 1976 में आया था, जब हमारा इमरजेंसी का ड्यूरेशन खत्म, मतलब वो जो इमरजेंसी पीरियड जो सिचुएशन था ना, उसी वक्त ये बॉन्डेड लेबर सिस्टम का लेके आया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन।
तो इसे भी हमने बहुत ही अच्छे से दो, इसके साथ एक और टॉपिक को डिस्कस किया था, परंपरागत कृषि योजना से रिलेटेड। तो ये दोनों ही जो है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक वैल्यू से रिलेटेड ही काम कर रहे हैं। इनका स्पेशली काम है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, और वो पूरा इंडियन लेवल पे कर रहे हैं। तो 3 स्टेटमेंट फिर से दिया हुआ है और करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज अ सब मिशन अंडर द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर। तो ये क्या सही बात है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर इसके हैं, तो ये हो गया कीवर्ड यहाँ का। दूसरा स्टेटमेंट है, द स्कीम एम्स टू डेवलप सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। तो ये क्या सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन मतलब इस तरह का देने का काम करता है क्या? चलिए देखते हैं अगला। इट लिंक्स ग्रोअर विथ कंज्यूमर एंड सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ एंटायर वैल्यू चेन। तो ये एंटायर हो गया यहाँ का, एंटायर वैल्यू चेन जो भी क्रिएट होने वाला है ना इससे रिलेटेड, वो सारे चीज में क्या ये करेगा, लिंक करेगा क्या ग्रोअर और कंज्यूमर के बीच में। चलिए देखते हैं, 3 स्टेटमेंट हो गया, आंसर क्या है ये हम उसके लिए बढ़ते हैं। ठीक, तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं, और ये एंटायर वैल्यू चेन के लिए काम करेगा, और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर ही ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए ये लेके आया गया है स्पेशली। उसके अलावा ये सर्टिफिकेशन का स्पेशली बहुत ही अच्छा सा काम करेगा कि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कोई भी कर रहे हैं तो क्या होगा, डुप्लीकेसी मार्केट में आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे लोगों को एक निश्चिंता रहना चाहिए, जिस तरह से सोना और इसके लिए एक मार्क होता है, उसी तरह से इसके लिए भी हॉलमार्क जैसे हुआ तो इस तरह का यहाँ पर भी एक ऑर्गेनिक मार्क भी सर्टिफिकेशन के रूप में दिया जाएगा, ताकि इसका डुप्लीकेसी ना हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑर्गेनिक जो प्रोडक्शन है इसको हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ावा दे सकें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है शिलोंग डिक्लेरेशन, जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखा गया था, वो किससे रिलेटेड है? तो 4 दिया हुआ, और ये चारों ही हमारे पिछले 1 साल के करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो इसलिए आपको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो गया डी, यानी ई गवर्नेंस से रिलेटेड। तो हाल ही में 22वां नेशनल ई कॉन्फ्रेंस हुआ ई गवर्नेंस के ऊपर, और वो शिलोंग में हुआ, इसलिए शिलोंग डिक्लेरेशन बन गया, और स्पेशली फोकस किसमें, नॉर्थ ईस्ट में करके किया गया है। ठीक है, तो ये सारे चीज यहाँ के कीवर्ड हो गए इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये स्पेशली फोकस नॉर्थ ईस्ट पे रख के ये शिलोंग डिक्लेरेशन किया हुआ है। शिलोंग कहाँ का कैपिटल है ये मुझे आप अभी कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019। तो ये नेशनल मिनरल पॉलिसी जो 2019 में है, इससे रिलेटेड आपको दिया जा रहा है, क्या है ये एक्चुअली। तो इसका 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट जैसे हुआ, इट एड्रेसेस द इश्यूज ऑफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन स्पेशली दोज रिसाइडिंग इन ट्राइबल एरियाज। ठीक है, तो ये ट्राइबल एरिया से रिलेटेड हो रहा है क्या? चलिए देखते हैं। इट प्रपोजेस टू ग्रांट द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री टू माइनिंग एक्टिविटी। तो क्या ये स्टेटस भी ग्रांट करेगा क्या? चलिए देख लेते हैं। क्रिएशन ऑफ डेडिकेटेड मिनरल कोऑर्डिनेटर्स टू बूस्ट प्राइवेट सेक्टर माइनिंग एरियाज। तो ये क्या इस तरह से मतलब डेडिकेटेड मिनरल कॉरिडोर्स क्या ये बनाएगा क्या? चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी, यानी तीनों के तीनों ही सही है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला खास था नहीं, क्योंकि ये जो नेशनल मिनरल पॉलिसी था ना, इसके बारे में ही कुछ ना कुछ बताया जा रहा है कि आप खुद पढ़े, क्रिएशन ही किया जाएगा ना। अगर ये बोलते हैं एबोलिश कर रहे हैं डेडिकेटेड मिनरल कॉरिडोर्स को, तो ये मिनरल पॉलिसी में क्यों लेके आएगा जिससे बूस्ट कर पाएगा? तो ये तो होगा नहीं ना। तो ये सब की वजह से आप थोड़ा पढ़ के भी, आप अगर किसी टॉपिक से आप बिल्कुल ही पढ़े ही नहीं हो और वैसा क्वेश्चन आ रहा है, तो प्लीज आप लोग एक बार पढ़िएगा। आपको वो सारे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत ही इजीली आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। बस आपको थोड़ा बैकग्राउंड का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट एंड INO। तो ये भी काफी ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि एनजीटी ने और जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री थे, उन्होंने काफी ज्यादा, जो कि तमिलनाडु में, वहां पे अब बहुत सारे इश्यूज के लिए ये फटकार लगाया गया था। तो चलिए देखते हैं क्या था, और ये 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट में दे रहा है, इट इज अ मेगा साइंस प्रोजेक्ट ज्वाइंटली फंडेड। ये जो ज्वाइंटली फंडेड हो गया, यहाँ का कीवर्ड हो गया, बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो DST और DAE के ज्वाइंटली में ये किया जा रहा है न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट। चलिए देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, न्यूट्रिनो hold the key to several important and fundamental questions on the origin of universe and the energy production in stars। तो ये क्या करता है, फंडामेंटल क्वेश्चन करेगा ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स और एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब स्टार से एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब चीज का रिसर्च में ये फायदा होगा, ये न्यूट्रिनोस का हम जो जिस तरह से हम ऑब्जर्वेटरी ला रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा होगा क्या? चलिए देख लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, न्यूट्रिनोस आर द मोस्ट वाइडली अकरिंग
पार्टिकल इन द यूनिवर्स। तो ये मोस्ट वाइडली यहाँ का मोस्ट, नॉट, ओनली, अलोन, ये सब सारे कीवर्ड है, ध्यान दीजिएगा। तो मोस्ट वाइडली ऑकरिंग पार्टिकल इन द यूनिवर्स एंड दे आर द ओनली पार्टिकल्स विच कैन प्रूव द डीप इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ। तो तीनों स्टेटमेंट पढ़ लिए, तीनों स्टेटमेंट का कीवर्ड देख लिए, हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आंसर के तरफ। तो ऑप्शन ए हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 3 गलत है, स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। ये दोनों ही जॉइंटली के साथ डीएई और डीएसटी के मिला के हो रहा है। और ये एक तो एक तरह से एक्सप्लेन कर रहा है इस न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो आपको अगर 3 या 4 स्टेटमेंट कभी साइंस से रिलेटेड रहेगा ना, तो उसमें एक स्टेटमेंट तो आप सही मानिएगा, क्योंकि वो एक्सप्लेन करता रहेगा जो भी साइंटिफिक चीज है जो आया हुआ है न्यूज में बना है, उससे रिलेटेड ही कुछ एक्सप्लेन करेगा, आप इसे एकदम मान के चलिए, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट वो न्यूट्रिनो नहीं है, न्यूट्रिनो है दूसरा, ठीक है। पहला क्या है, फोटोन, जो कि स्विस साइंटिस्ट वोल्फगैंग पाउली 1930 में क्या किए थे, उन्होंने बोला था कि सेकेंड मोस्ट वाइडली ऑकरिंग पार्टिकल जो यूनिवर्स में है वो है न्यूट्रिनो। पहला कौन है, फोटोन्स, पहला फोटोन्स, दूसरा है न्यूट्रिनो, इसीलिए ये यहाँ पे मोस्ट बोला है ना, और जो ओनली पार्टिकल ये यहाँ पे इसलिए गलत हो गया, ये दोनों कीवर्ड, इसलिए आपको बोल रहे हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नासा के जो ICESat-2 मिशन है वो किस पे डिपेंड है, इसे भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो ICESat-2 किस पे डिपेंड कर रहा है ये हमें बताना है। 4 स्टेटमेंट दिया और चारों स्टेटमेंट में ही नासा के से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपको बताना है कि आईसेट स्पेशली किससे है, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन डी सही, यानी बी और सी, मतलब इनका काम मेनली होगा मेल्टिंग, जो आइस शीट्स हो रहा है ना अंटार्कटिका के ऊपर, उनसे रिलेटेड मैप करना कि मान लीजिए इस मंथ में आपको इतना आइस था पूरा अंटार्कटिका के आगे, अगले मंथ में थोड़ा कम हो गया, तो ये इनका मैपिंग उनको टाइम टू टाइम करते रहना होगा। ये नासा का जो ICESat-2 मिशन है। इसके अलावा सी लेवल भी, अगर आज सी लेवल इतना है पूरा मतलब, और कल को जाके थोड़ा कम गया, तो उससे रिलेटेड भी उनको टाइमली अपना ये बताते रहना होगा। ये ICESat-2 का मिशन में यही सब किया जाएगा, ठीक है। तो सी लेवल और अंटार्कटिका का मैपिंग, ये दोनों ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, IRENA। इससे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। तो इस तरह का जब भी कुछ हो रहा है तो आप इसमें से एक, जब भी साइंस से रिलेटेड कुछ आ रहा है तो मैं आपको पहले ही एक बता दूं, एक स्टेटमेंट तो उसमें काफी ज्यादा आपको जो भी एक्सप्लेन करता हुआ स्टेटमेंट है वो तो सही ही है। चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो IRENA है, इज ए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटेड टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन, एडवांस नॉलेज एंड प्रमोट द एडॉप्शन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये हो गया यहाँ का कीवर्ड। क्या ये इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, या इसमें सिर्फ प्राइवेट बॉडीज हैं, या प्राइवेट बॉडीज भी मिला के है हुए हैं, तो ये इसलिए ये कीवर्ड हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या पहला फर्स्ट इंटरनेशनल जो फोकस करेगा रिन्यूएबल एनर्जी और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में हो रही है उसको सॉल्व करने में। तो ये क्या पहला है क्या, चलिए देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, IRENA provides financial assistance to developing countries to accelerate renewable energy development। तो क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस डिप्लॉय मतलब प्रोवाइड करता है, चलिए देख लेते हैं। IRENA इज एन ऑफिशियल इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऑब्जर्वर, ISA, जो कि जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हमारे इंडिया में है, गुरुग्राम में। तो ये IRENA का क्या बोल रहा है कि ऑफिशियल हेडक्वार्टर क्या मतलब ऑफिशियल ऑब्जर्वर जो है वो क्या ISA को भी ऑफिशियल ऑब्जर्वर है। चलिए ये तीनों हो गया और ये करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है। बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 3 और 4 गलत है। स्टेटमेंट 3 इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करता है। ये इसका काम होता है कि किस तरह से कॉपरेशन, एडवांस नॉलेज और कैसे मतलब हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर सके, उसको अडॉप्ट कर सके, ये इस बारे में ये सिर्फ ये इस एजेंसी का काम सिर्फ यही होता है। फाइनेंशियल असिस्ट कुछ नहीं करता है कि किसी डेवलपिंग कंट्रीज को वो फाइनेंशियली थोड़ा हेल्प करेगा ताकि वो रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रो कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का कीवर्ड है कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो ऑब्जर्वर बता रहा है ये ISA का ऑब्जर्वर नहीं है, ये है यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर, ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर, ठीक है। क्योंकि ये आपको रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड दे दिया और ये सोलर अलायंस हमारा है तो ये रिन्यूएबल एनर्जी है, तो इससे आप धोखा खा सकते हैं कि शायद इसका हो सकता है क्या, नहीं, ये यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग, आज मैं इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा 2-3 क्वेश्चन कर ले रहा हूँ क्योंकि ये आज अगस्त मंथ का ये आखिरी होगा,
कल हम सितंबर मंथ से फिर आएंगे, इसलिए मैं इसमें और एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दिया हूँ जो भी बचे कुचे थे, क्योंकि मैं किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपने वादे पे पूरी तरह से खरे उतरूंगा। मैं 90 से 95% का आपको एश्योरमेंट दिया हूँ, जो कि मैं करके रहूंगा। आप मुझे एग्जाम के बाद वाले दिन आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा कि एक भी क्वेश्चन जिस तरह का आ रहा है, तो आपको शायद ही कुछ कुछ क्वेश्चन होगा जो आपको मतलब बाहर मिलेगा मेरे करंट अफेयर्स के सारे मॉर्निंग और इवनिंग सेशन के अलावे। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है एफएटीएफ से रिलेटेड, और उसके अलावा हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट में जो है, इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी स्टेबलाइज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। तो ये क्या इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाया गया है? चलिए देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि इट इज अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी जो कि प्रमोट करेगा मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल रेगुलेटरी एंड मतलब मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड कैसे हम कुछ अच्छे रूल्स और कानून बना सके, उससे रिलेटेड ये जो एफएटीएफ का काम होता है क्या? चलिए देख लेते हैं। तीसरा है इंडिया इज अ फुल फ्लेज मेंबर ऑफ एफएटीएफ। तो इंडिया क्या इसका मेंबर है? चलिए जान लेते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है हमें, बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी हाँ इंडिया का तो इंडिया इसका मेंबर है। और ये टेररिस्ट फंडिंग फाइनेंसिंग और लॉन्ड्रिंग है ना, एफएटीएफ वगैरह, ये सबसे रिलेटेड है। और इसका जो मतलब स्टेबलाइज किया गया है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा नहीं किया गया, ये स्टेबलाइज किया गया था 1989 में। किसके द्वारा? G7 कंट्रीज है ना, जो कि पहले G8 था, वो G7 कंट्रीज के द्वारा ही ये किया गया है। उनकी इनिशिएटिव के द्वारा ही ये एफएटीएफ का गठन किया गया है। अब हाल ही में जब ये पुलवामा अटैक और इस तरह का हुआ था, तो एफएटीएफ ने क्या किया था, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। और अगर वो एक बार ब्लैक लिस्टेड हो जाता, तो फिर उनसे कोई भी कंट्री ना कोई बिजनेस करता, ना ही पाकिस्तान के किसी भी कंपनी या कंट्री को, मतलब किसी भी बॉडी को वो लोग लोन देते, किसी भी चीज में उनको एकदम बेदखल, मतलब उनके साथ एकदम तरह से किसी तरह का रिलेशन ही नहीं रखते। तो इसलिए ग्रे लिस्ट में थे, थोड़ा उनके ऊपर बर्डन था। बट धीरे धीरे अब वो भी अपना बहुत सारे प्रूफ दे रहे हैं कि हम टेररिस्ट फाइनेंसिंग और जितने भी टेररिस्ट हैं उनको हम पकड़ाने में मदद कर रहे हैं, और हम किसी भी तरह का जैसा भी हमें यूनाइटेड नेशन के द्वारा बोला जा रहा है, हम उसका पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का जैसे जैसे होगा, तो उनको फिर ग्रे लिस्ट से भी धीरे धीरे हटा दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्लास ऑफ इलेक्टर्स हु आर एलिजिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम ईटीपीबीएस आर। तो कौन कौन से लोग ये ईटीबीबीएस का मतलब कर सकते हैं इस तरह का वोटिंग? इस टॉपिक को भी मैंने अच्छे से अपने एनालिसिस वाले सेक्शन में भी डिस्कस किया था, और इससे पहले एक और क्वेश्चन भी डिस्कस किया था ईटीबीबीएस से रिलेटेड। तो आप सभी को एक बार प्लीज रिक्वेस्ट फिर से करूंगा, आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, ताकि अगर एक भी अगर होता है ना कि चेन है, चेन बना हुआ है, अगर एक भी चीज अगर आपसे जुड़ा छोड़ दिए ना, अगर ये वाला आप एक दिन छोड़ दिए, तो आप यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच सकोगे। फिर क्या होगा, यहाँ तक यहाँ जुड़ने में आपको बहुत कुछ मतलब मिसगाइड हो जाएंगे, और आधा आधा इंफॉर्मेशन लेके आप अगर कहीं आगे बढ़ते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा और आपके लिए डेंजरस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीन लोगों के बारे में दिया हुआ है कि सर्विस वोटर, वाइफ ऑफ द सर्विस वोटर हु डज नॉट रिसाइड विथ इन, और ओवरसीज वोटर। तो ये तीन लोग क्या मतलब इस तरह का पोस्टल बैलेट सिस्टम कर सकते हैं क्या यूज? तो देखते हैं क्या है आंसर। तो ऑप्शन बी हो गया, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 सही है। जो ओवरसीज वोटर है ना, जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, वो इसका यूज कर सकते हैं। सर्विस वोटर्स जो भी है ना, जो कहीं और सर्विस कर रहे हैं किसी और कंट्री में, या वो है नागालैंड के, वो अभी तमिलनाडु में वर्क कर रहे हैं किसी जॉब, या तो मिलिट्री सर्विस या कोई और सर्विस जो गवर्नमेंट के लिए है, तो वो इस तरह का सर्विस वोटर्स भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा वो भी यूज कर सकते हैं, मान लीजिए एक सर्विस वोटर एक आर्मी पर्सनल है, जो कि वहां पे है, कहाँ पे, आप मान लीजिए नागालैंड में वो पोस्टेड है, और वो लोग दोनों ही हस्बैंड वाइफ कहाँ से बिलोंग करते हैं, केरल से बिलोंग करते हैं। तो वो नागालैंड में पोस्टेड है, वो अब वोट देने के लिए ना ही हस्बैंड आ सकता है, अब हस्बैंड के साथ तो वाइफ भी वहां पर रहेगी ना, तो वो वाइफ कैसे आ सकते हैं? तो उनको भी ये चीज सुविधा दिया जाएगा ताकि वो भी वोट कर सके। ठीक है ना, तो इसीलिए द वाइफ ऑफ अ सर्विस वोटर हु डज नॉट रिसाइड विथ हिम, तो अगर उनके साथ रह रहे हैं तब उनको ये मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम का मतलब सपोर्ट दिया जाएगा। पर जो ऑलरेडी उनके साथ नहीं रह रहे हैं, तब उनको ये सर्विस वोटर के साथ जो नहीं रह रहे हैं, उनको ये प्रावधान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए नॉट वाला जो टर्म है ना, ये गलत है, ये होगा जो रिसाइड कर रहे हैं उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आ गए हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लॉन्ग पीरियड रेंज, सॉरी लॉन्ग पीरियड एवरेज एलपीए। ये एलपीए देखिए, इस तरह का जब कोई मतलब कुछ टर्म आता है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी कुछ ये सबसे रिलेटेड न्यूज में बना हुआ है, तो आपको अच्छे से इसके बारे में जान के रखना होगा, क्योंकि
ये ही बहुत ही ज़्यादा मतलब कीवर्ड होता है। इसके बारे में कुछ आपको रॉकेट साइंस से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसके एकदम पीएचडी लेवल का क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक बेसिक सा चीज़ इससे पूछेगा, बट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप कैंसल आउट भी एटलीस्ट कर सकेंगे। ठीक है, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। पहला जो पूछ रहे हैं कि एलपीए जो है वो एक एवरेज रेनफॉल रिसीव बाय द कंट्री एज अ होल ड्यूरिंग द एंटायर ईयर फॉर अ 50 ईयर पीरियड। ठीक है, समझ रहे हैं आप क्या बोला जा रहा है कि पूरे साल भर में कितना एवरेज रेनफॉल रिसीव किया है कोई एक कंट्री, वही होता है लॉन्ग पीरियड एवरेज, जो कि 50 साल का पीरियड में काउंट किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा है करंट एलपीए इज 89 सेंटीमीटर बेस्ड ऑन द एवरेज रेनफॉल ओवर ईयर्स 1951 से 2000 तक। ये देखिए 50 साल का ये दिखा रहे हैं, तो 50 साल में 89 सेंटीमीटर मतलब बताया जा रहा है कि ये लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है वो 89 सेंटीमीटर है। उसके अलावा आईएमडी जो है कि ब्रांड करता है मॉनसून एज ए नॉर्मल या डेफिशिएंट बेस्ड ऑन हाउ इट फेयर्स अगेंस्ट द बेंचमार्क लॉग। मतलब आईएमडी का ही क्या करता है, वो एक तरह से ब्रांड करता है कि नॉर्मल है या डेफिशिएंट है मॉनसून का, मतलब पूरा लॉन्ग पीरियड एवरेज में किस तरह का रहा, पूरे 50 साल में मॉनसून कैसा रहा, ये आईएमडी इसी के हिसाब से ब्रांड करेगा कि नॉर्मल है या डेफिशिएंट रहा। ठीक है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 गलत है। बाकी स्टेटमेंट 2 और 3 ना एक तरह से क्या एक्सप्लेन कर रहा है। ये 89 सेंटीमीटर आपको ऐसा नहीं बोला जा रहा कि आप इसे याद कर लीजिए, बट देखिए स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऐसा ज्यादातर स्टेटमेंट सही है जैसा मैंने आपको बोला, क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड एवरेज एक तरह से बहुत ही अनसुना टर्म है। तो ये सब चीज से रिलेटेड आप तो मैक्सिमम मैंने बोला स्टेटमेंट सही रहेगा। हाँ, यहाँ पे ये एंटायर ईयर का नहीं रहता है, एंटायर ईयर में कहाँ बारिश होती है, हर जगह तो नहीं एंटायर ईयर, ये मानसून को लेके। तो ये साउथ वेस्ट मानसून स्पेशली ये हमारा अर्थ है। तो ये जो साउथ वेस्ट मतलब साउथ और वेस्ट क्या होता है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। साउथ वेस्ट किसको बोलेंगे, इधर हो गया साउथ और इधर ये वेस्टर्न, तो ये बीच का पार्ट को बोलेंगे साउथ वेस्ट। तो ये साउथ वेस्ट से जो मानसून आ रहे हैं ना, उसी को उसी का ही कैलकुलेशन होगा पूरे साल में। पूरे साल में साउथ वेस्ट मानसून जितने टाइम के लिए आया, जितना एवरेज दिया, उसको कहते हैं, उसी का ही कैलकुलेशन लॉन्ग पीरियड एवरेज में किया जाता है। तो इसलिए एंटायर जो बोला गया था ना, एंटायर ईयर, वो नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। इसी के साथ हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारे क्वेश्चंस का जो भी टफनेस है वो पसंद आ रहा होगा, कि ज़्यादा टफ भी नहीं है और ज़्यादा इजी भी नहीं है, ये एवरेज है, जो कि एग्जैक्टली यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने खोज खोज के मैंने अच्छे से अरेंज करके बनाया है, ताकि ज़्यादा भी आपको टफ ना लगे, और जो हमारे अच्छे मैंने जो हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस एस्पिरेंट्स हैं उनको ईजी भी ना लगे। तो इसीलिए आप प्लीज़ बने रहिए, और जितना हो सके वीडियोस को शेयर करते रहिए, क्योंकि जितना शेयर करेंगे हम उन तक भी पहुंच सकेंगे जिन फ्रेंड्स को इजीली ये सब सारे क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे, क्योंकि वो पेड नहीं कर पा रहे हैं ये इस तरह के टेस्ट सीरीज को खरीदने में। तो क्या कर रहे हैं, वो पिछले करंट अफेयर पिछले साल के पेपर्स को कहीं से मैनेज करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट वो सिर्फ काफ़ी नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, पिछले साल के जो भी यूपीएससी पेपर्स है वो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है ये। बट आपको एग्जैक्टली अभी का सिनेरियो अगर जानना है, तो आपको प्रेजेंट का मॉडल टेस्ट पेपर करना बहुत ही जरूरी है, चाहे आप कहीं से भी करिए। ठीक है, तो इसी के साथ बने रहिए, और कल फिर से हम आएंगे सितंबर मंथ के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, स्टे सेफ और जय हिंद।